बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 7 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट कांग्रेस ने पहली सूची के तौर पर जारी की है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह सूची जारी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि 24 वार्डों के लिए कांग्रेस के पास 107 आवेदन, माफ कीजिएगा, 34 वार्डों के लिए कांग्रेस के पास 107 आवेदन आए हैं। शिमला नगर निगम का चुनाव आपको बता दें कि 34 वार्डों को लेकर होने वाला है और इसी को लेकर तमाम पार्टियां, जो मुख्य सियासी राजनीतिक दल हैं, वो लगातार तैयारियां कर रही हैं। ना सिर्फ तैयारियां कर रही हैं, अब सूची भी जारी होने लगी है। कांग्रेस की ये पहली सूची है। आपको बता दें कि 2 मई को चुनाव होने हैं और 4 मई को नतीजे आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। पहले प्रतिक्रिया सुन लीजिए, मंत्री ने क्या कहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा की अनुमति से आज हम जो है पहली सूची, जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हो रहे हैं, पहली सूची जो है 7 लोगों की जो है वो हम जारी कर रहे हैं। जो हमारे विभिन्न वार्ड से हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ये वो लोग हैं जहाँ पे हमारे पास सिंगल कैंडिडेट्स आए थे, तो हमने समय को ना गवाते हुए हमने उनकी जो है सूची जारी कर रहे हैं आज। और ये जो नाम है, ये टूटी कंडी से है श्रीमती कुसुम उमा कौशल, लोअर बाजार उमंग बंगा, बेंगलोर से है शेनम कटारिया, बट्टा कुफर से नरेंद्र ठाकुर, छोटा शिमला सुरेंद्र चौहान, पटियोक दीपक रोहाल और न्यू शिमला से कुसुम लता। ये 7 जो है वो हम आज, और एक हमारी पालमपुर में भी, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी एक सीट खाली है। पालमपुर उपराला श्रीमती राधा सूद। ये हम जो है 8 लोगों की सूची जो है जारी कर रहे हैं। ये नेक्स्ट हमारी जो सूची होगी, वो कल शाम तक जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है, और वो कल शाम को आएंगे। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते हम तीनों बैठ करके जो है कल शाम या परसों सुबह को कांग्रेस पार्टी की जो सूची है वो 34 के 34 वार्ड की जो है सूची जो है वो इशू कर दी जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री का ये बयान आप सुन रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे। हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि 7 वार्डों के नामों का ऐलान कर दिया गया है उम्मीदवारों के। इसके अलावा अभी कैबिनेट मंत्री ये कहते हुए देखे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये वो वार्ड है जहां पर एक ही एक एप्लीकेंट्स आए थे, यानी एक ही एक उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, इसलिए हमें फैसला लेने में ज्यादा देरी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि मातापच्ची अभी भी चल रही है। कल तक ये माने कि सारे वार्डों की लिस्ट फाइनल हो सकती है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री ने कहा। बिल्कुल, माथापच्ची का दौर अभी शुरू होगा। ये जो नाम थे, ये 7 नाम, ये लगभग क्लियर थे और इनमें से अधिकांश पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं शिमला नगर निगम को। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो सबसे सॉफ्ट और सबसे इजी पहली लिस्ट थी वो उन्होंने जारी कर दी है। लेकिन अब क्योंकि 3 विधायक आते हैं नगर निगम शिमला के क्षेत्र में, जिनका एरिया पड़ता है, चाहे शिमला शहरी हो या फिर कसुम्पटी या फिर शिमला ग्रामीण, तीनों विधायकों की अपनी अपनी रिकमेंडेशन होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह खुद शिमला से पार्षद रहे हैं, वो शिमला को भलीभांति जानते हैं, उनकी भी अपने इंटरेस्ट होंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, वो भी यहाँ शिमला से संबंध रखती हैं, उनकी भी अपने इंटरेस्ट होंगे। तो जो असली दौर है, जो असली खेल है, वो अब शुरू होगा। जो सबसे सॉफ्ट और क्लियर जैसे कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से थे, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र चौहान, छोटा शिमला से पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और पहले भी कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस बार क्या टारगेट है, क्या सोचा है मन में, क्या सुविधाएं जनता को प्रदान करेंगे अपने वार्ड की और शिमला शहर की? देखिए, मैं पहले भी 2 बार पार्षद रहा हूँ। हर बार की तरह इस बार भी लोगों को मुझे भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं लोगों का हमेशा ऋणी रहूँगा। और जो कार्य पहले भी हमने काम किया और काम किया है और काम करेंगे, किनारे के साथ मैं लोगों के बीच जाऊँगा और जो भी
लोगों का मुझे भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और हर तरह से हर जो भी हमारे कार्य मुझे करने के लिए मौका मिलेगा उसको मैं भरपूर योगदान दूंगा। सोशल मीडिया की बात हो या फिर लोगों की बात हो, एक चर्चा पूरे शहर में है कि इस बार मेयर सुरेंद्र चौहान होंगे, चाहे मुख्यमंत्री के करीबी हो या पुराना अनुभव हो। लगभग ये चर्चा हर जगह एक ही नाम कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, सुरेंद्र चौहान। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये चुनाव पहले पार्षद का होता है और ये फैसला पार्टी का हाईकमांड, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो लेते हैं। सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्षद का, नगर निगम के हमारे पार्षद, नगर निगम के जो कांग्रेस की नगर निगम बनेगी सारी पार्षद यहाँ जीत के आएंगे। उसके बाद ये सर्वसम्मति से एक फैसला होता है, पार्टी का शीर्ष जो नेतृत्व है इस चीज़ का फैसला वो करते हैं। रही सोशल मीडिया की बात, वो मेरे पर्सनली कोई मेरा अच्छे संबंध, अच्छे सेंटिमेंटली भी बोलते हैं लोग, जिसका मैं आदर सम्मान करता हूँ, उसके लिए मैं उनका ऋणी भी रहूंगा। और जो अपनी बात को रखता है उसको सोशल मीडिया में उसको बोलना और करने में बहुत फर्क है। अगर मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से जिम्मेदारी देने के लिए कहते हैं तो तैयार हैं? नेचुरली वो काल्पनिक सवाल है, वो आफ्टर इलेक्शन ही होता है जी। जो सारा जिम्मेवारी अभी मुझे चुनाव को लड़ने की है, चुनाव के लिए लोगों के बीच में एज ए पार्षद जाऊंगा, पार्षद के तौर पे मुझे लोगों का समर्थन लेना है, जिसके लिए उसके बाद का जो फैसला होता है वो एक पार्टी का ही होता है, पार्टी ही उसका फैसला करती है और हर एक पार्षद इसके लिए लीजिए। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से तैयार है उनके कहना कि अगर पार्टी जिम्मेदारी देंगी तो बखूबी उसे निभाने की कोशिश करेंगे। राजवेंद्र, आपसे हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल ये कि जो साहब पार्षद आपसे बात करें, उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच पार्षद के बतौर जाएंगे, 2 बार वो पार्षद रह चुके हैं। क्या ये 7 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है उनमें इनका नाम क्लियर कर दिया गया है या फिर कल आने वाली सूची में इनका नाम होगा? इस हवाले से क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, इनका नाम क्लियर है और पहला या दूसरा नाम ही इनका जिक्र हुआ था। ये पहले पार्षद 2 बार यहां से रह चुके हैं और लंबे समय से शिमला में एक्टिव हैं। हम कह सकते हैं कि कैरियर, राजनीति की शुरुआत शिमला से ही हुई थी और यहां लंबे समय से एक्टिव हैं और लगातार जीत भी दर्ज कर रहे हैं। परिसीमन के बाद इनका पहले अलग अलग वार्ड से भी रहा है, परिसीमन हुए हैं, तो लंबा राजनीतिक अनुभव है और इनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं और साथ में भी इसलिए कि इनका नाम मेयर पद के लिए सामने आ रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह से अब देखना ये होगा कि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कब और कैसे पहली लिस्ट में ही वो तमाम नामों का ऐलान कर देती हैं या फिर जैसा कि कांग्रेस ने कुछ नामों का ऐलान अभी किया है, 7 नामों का, वैसे ही तर्ज पे उनका भी कुछ सूची जारी करने का प्लान होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह दीजिए राजेंद्र। बिल्कुल, भाजपा अपनी लिस्ट कल जारी कर रही है और ये दूसरी बार है, अगर नजदीकी समय की हम बात करें कि पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव हो रहे हैं, पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। साख दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस की दाव पर लगी हुई है क्योंकि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए ये लिस्ट जारी हो रही है, इसीलिए ये पूरी एक्सरसाइज है। चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, साख दोनों की दाव पर है और कल भाजपा अपनी सभी 34 की 34 वार्डों की लिस्ट जारी करेगी। तो कल तक इंतजार करना होगा। 34 की 34 भाजपा की तरफ से लिस्ट जारी होंगी उम्मीदवारों की, वहीं 7 उम्मीदवारों की लिस्ट आज कांग्रेस ने जारी कर दी है, बाकी बचते हैं 27 उम्मीदवारों की लिस्ट। तो कल शाम तक का ये भी संभावना जताई जा रही है, जैसे कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री की तरफ से कहा गया कि कल शाम तक बाकी बचे तमाम नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र, और इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की फिजूल खर्ची के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी नेता बजट को देखकर बौखला गए हैं। 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है कि योजनाओं को बजट प्रावधान के साथ लागू करने की दिशा में कार्य किया गया है। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने 4 साल तक शराब ठेके नीलाम नहीं किए, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इस काम को किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार संसाधनों को बढ़ाकर प्रदेश की आय को बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि आधारहीन बयान देकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भ्रामक प्रचार करना चाह रहे हैं। सीएम ने कहा कि 10 साल में हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य होगा। हम तो पिछले 100 दिन से इस सरकार को आर्थिक बदहाली से आगे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 75,000 करोड़ का कर्जा जयराम सरकार छोड़ गई है, उसको सही दिशा से अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए, उस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और 100 दिन में हम रात के 12-12, 1-1 बजे इसलिए काम कर रहे हैं हिमाचल की जनता के लिए, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएं।
और जो मौज मस्ती की बात करते हैं वो जनता जानती है कि कौन मौज मस्ती करता है। हमने पिछले 100 दिन में जिस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन किया, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। वो व्यवस्था परिवर्तन लोगों में नजर आ रहा है। वहीं शिमला में भारत सत्याग्रह अभियान को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की और यहां उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आवाज दबाने का आरोप लगाया। बता दें कि 15 से 20 अप्रैल को सभी जिले में भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस करने वाली है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली कांग्रेस के अभियान में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। प्रतिभा सिंह खुद कुल्लू और मंडी के सत्याग्रह अभियान में शामिल होंगी। देखो, एआईसीसी के डायरेक्शन के मुताबिक ये भारत सत्याग्रह आग्रह हम लोग ने यहाँ पर 15 से 20 तारीख तक शुरुआत करने की, आज जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रधान लोग हैं उनसे हमने इस बात की चर्चा की और उनको बताया कि हर जिला में ये कार्यक्रम इस तारीख में से इस तारीख तक ये किया जाएगा। और अब उन्होंने डेट निश्चित करनी और हमारे सीनियर लोग जाकर उस मीटिंग को वहाँ पर एड्रेस करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अपना हिमाचल में कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एनटीटी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल में ज्यादातर प्रशिक्षित एनटीटी ने सिर्फ 1 साल का कोर्स किया है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ये 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ऐसे में राहत देने के लिए वो खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे ताकि प्री नर्सरी में इन शिक्षकों की भर्तियों को कराया जा सके या भर्तियां हो सके। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में 2000 पद और एलिमेंट्री एजुकेशन में 10,000 पद के करीब पद खाली हैं और खाली पदों को भरना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। ठाकुर साहब, पिछली सरकार के समय से इशू है और केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा है वो लगातार लैप्स हो रहा है, तो अभी तक कितनी एक्सरसाइज हो गई है और क्या लग रहा है कब तक इन टीचर्स की नियुक्ति हो पाएगी? एनटीटी का इशू काफी समय से चला है और लगभग कोई 5,000 के आसपास हमारी पोस्टें भी रिक्त पड़ी है। और जो मुख्य बाधा आ रही जिसके कारण रिक्रूटमेंट ना पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई 5 वर्षों में और साथ ही साथ हमें तो अभी मात्र 3-1 महीने हुए हैं, इसमें जो मुख्य बाधा आ रही है वो यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसमें मिनिमम जो आपकी ट्रेंड क्वालिफिकेशन चाहिए है हमारे टीचर्स की वो 2 वर्ष की है और जो ट्रेंड मैन पावर प्रदेश के विदिन है वो मात्र 1 वर्ष की है। इस मैटर को हम टेकअप करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और पत्राचार चला है और व्यक्तिगत रूप से स्वयं मैं दिल्ली जानूंगा और अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे भी मिलूंगा और भी जो हमारे अन्य जो वरिष्ठ नेता है वर्तमान में चाहे अनुराग ठाकुर जी की बात हो, सबसे मिलने का प्रयास किया जाएगा ताकि इसका समाधान निकाला जा सके और ये रिक्तियां शीघ्र भरी जाए। साहब, एक और विषय रहा, डी नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स को किया गया है, 0 एनरोलमेंट वाले तो बंद हो गए हैं, लेकिन बाकी के बारे में क्या सरकार थोड़ा रिलैक्सेशन दे रही है क्योंकि स्कूल्स चले हैं काफी अभी तक, कोई बदलाव कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज बंद कर रहे हैं? हमारी यही जो इस सारे प्रकरण के पीछे सोच है, यही सोच है कि इंस्टीट्यूशन अवश्य खुले लेकिन वो इंस्टीट्यूशन नीड बेस्ड हो, मात्र ये ना हो कि चुनाव के लिए मात्र कुछ दिन या महीने शेष रह जाए तब आप एक तरह से लुभाने नारे या फिर लुभाने इस तरह की नोटिफिकेशन के माध्यम से जनता को आकर्षित करने का प्रयास करें। जहां प्राथमिक पाठशालाओं की बात कर रहे थे हम, अभी वर्तमान में हमने 286 जो आपके 0 एनरोलमेंट के स्कूल्स थे वो आपके बंद किए गए हैं और उसके अलावा जो पैरामीटर्स आपके शिक्षा विभाग के हैं उसमें पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते प्रदेश में हमने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्राइमरी स्कूल आमतौर पे जहां पर मिनिमम आपके 25 स्टूडेंट्स चाहिए हैं, हमने 10 बच्चों से अधिक का क्राइटेरिया रखा है। मिडिल स्कूल्स के लिए हमने 15 का क्राइटेरिया रखा है, हाई स्कूल्स के लिए हमने 20 का क्राइटेरिया रखा है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए इसी तरह से हमने 25 का मापदंड रखा है। जहां पर भी इससे अधिक बच्चे होंगे ये संस्थान चलेंगे।
जब से सरकार बनी है मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक क्लियर जैसी डायरेक्शंस थी कि ट्रांसफर के ऊपर चेक लगाएंगे, लेकिन ट्रांसफर्स अभी भी धड़ाधड़ चली है। पॉलिसी बनाने की बात भी आप कर रहे थे डिपार्टमेंट के लिए, कहां तक बात पहुंची है? आप जानते हैं कि भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और बहुत से लोग उसमें मुख्यतः ये भी एक रीजन था कि पॉलिटिकली भी बहुत लोग को अरे परे उनका उत्पीड़न किया गया था। आज वो वर्तमान में वापस लाए जा रहे हैं। और जहां तक आपने पॉलिसी की बात कही है, ये मैंने बात विधानसभा के पटल पे भी कही कि इसमें हमको एक मैं समझता मन बनाना पड़ेगा और जो आपकी पॉलिसी बनेगी वो इम्प्लीमेंट हो, और इसके बारे में मैं समझता हूँ हम सब एक आम राय बनाकर इस पर भी शीघ्र फैसला लेंगे। बिल्कुल, तो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी भी जल्द आएगी और आम राय के साथ इस पे निर्णय प्रदेश सरकार करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। नूरपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन किया। यह अनशन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में किया गया। अनशन कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय महाजन के नेतृत्व में किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तरफ से जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जो आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक सशक्त आवाज जनता की तरफ से बनकर हमारे नेता राहुल जी उभरे हैं। देश के हर संकट काल में आम जनता के साथ राहुल जी खड़े हैं और आज उन्हीं की आवाज जनता की आवाज बन गई है। इसलिए उसको कुचलने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किन्नौर के होंगरंग वैली में 2 दिन के प्रवास पर हैं। यहां उनका लोगों ने पारंपरिक स्वागत किया। उन्होंने होंगरंग वैली के तहत आने वाले 8 ग्रामीण इलाकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्हें कई बार नीचे जमीन पर बैठना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने गांव के बुजुर्गों से भी मिलकर उन लोगों के कुशल क्षेम जाने। लोगों ने कहा कि यहां सर्दियों में पीने के पानी की समस्या, सड़क, बिजली गुल होने की शिकायत के साथ ही साथ अस्पतालों और कार्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग रखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। हिमाचल में जितने घर में पानी पहुंचे हैं ना, इन्होंने साहब ने मोदी जी के स्कीम के अंदर, उससे जो है लगभग 150 गुना घर में पानी पहुंचा दिया। 150 हिमाचल के बराबर। पूरे देश में पानी हर घर में काम चल रहा है और हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, उस पर लाखों करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। कांगड़ा सदर के दुर्गम गांव को जोड़ने वाला पुल तैयार होने से पहले ही धराशायी हो गया। पुल की सटरिंग करते वक्त हादसा हुआ और पुल भरभरा कर गिर गया। यह पुल जलाड़ी और खरठ गांव की सीमाओं पर बन रहा था और इस पुल के बनने से क्षेत्र की 15 पंचायतों को भी लाभ मिलना था। हालांकि पुल के गिरने से इलाके के लोगों को झटका लगा है। बता दें कि इस पुल का शिलान्यास 9 अगस्त 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने किया था। इसकी अनुमानित लागत 3 करोड़ 43 लाख निर्धारित हुई थी और पुल का 30 से 40% तक का काम पूरा हो चुका था। बद्दी में 6 साल की प्रवासी बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्रवासी बच्ची के माता पिता जब काम पर गए थे तब पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही पुलिस को इत्तला आई, इसमें महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए बच्ची को मेडिकल हेल्प के लिए लेके गई और उनको अभी मेडिकल जो फैसिलिटी है उपलब्ध करवाई जा रही है और जो मेन एक्यूज्ड हैं उनको हमने डिटेन कर लिया है। ये नेबरर्स बताए जा रहे हैं और झाड़ माजरी के पीछे कोई स्लम एरिया है, माइग्रेंट है। जो भी इसमें पुलिस की कार्रवाई एज पर लॉ होगी तुरंत होगी और मेरी तरफ से इनको यही आदेश दिए गए हैं क्योंकि छोटी बच्ची है, पहले उसको मेडिकल हेल्प दी जाए। पेरेंट्स हमारे साथ ही हैं और जो भी इसमें गुनहगार उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज हिमाचल में 420 कोरोना के मरीज मिले हैं। लगातार दूसरे दिन 400 ज्यादा मरीजों के मिलने की खबर आ रही है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1863 हो गई है। वहीं 27 कोरोना पीड़ित मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो जहां पूरे देश में कोरोना के संक्रमित केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं हिमाचल में भी कोरोना के मरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रही। लगातार दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन भी 400 से ज्यादा मरीज मिले हैं।
आज की बात करें तो 420 कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 863 हो गई है। वहीं 27 कोरोना पीड़ित मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो बड़ी खबर हिमाचल में कोरोना के मरीजों के हवाले से खबर यह है कि लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा मरीज कोरोना के मिले हैं। कोविड-19 के केसेस में हिमाचल प्रदेश में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क भर की अगर बात करेंगे तो मुल्क भर में भी 5000 से ज्यादा केसेस लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामले को लेकर डायरेक्टर सुदेश मोक्ता ने कहा है कि कोविड को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही प्रतिदिन 5000 के करीब टेस्टिंग भी की जा रही है। आप देखिए पूरी बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य महकमा किस तरह से सतर्क है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एनएचएम सुदेश मोक्ता। मोक्ता जी, कैसी तैयारियां सरकार की हैं और अब जो एक ट्रायल पूरे प्रदेश में जारी था उसका क्या स्टेटस अभी तक है? अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जो ये अप्रैल में केसेस बनने शुरू हुए, लगभग आज की डेट में 400 साढ़े 400 जो केसेस है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इसके कंसर्न तो है क्योंकि कोविड-19 जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव हम देख रहे थे, तो उसमें एहतियातन जो भी स्टेप्स हमें लेने चाहिए उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो एक तो मॉनिटरिंग हमारी प्रॉपर हो रही है। दूसरा जो जैसे कि एक शेड्यूल 10 और 11 तारीख को जो मॉक ड्रिल है कि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो कोविड-19 के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है, इसका पूरा एक एक जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी प्रॉपर मॉक ड्रिल हमारे कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं हाँ एक्टिव केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन अभी कम है। अभी पिछले हफ्ते डेथ्स हुई है लेकिन उसमें कोमॉर्बिडिट जो हम कहते हैं कि अदर रीजंस के साथ साथ कोविड भी था, उसके कारण डेथ हुई। की बात कर रहे थे जीनोम सीक्वेंसिंग या कुछ सैंपल्स भेजे, तो अब तक क्या स्टेटस सैंपल्स का है और क्या कोई अलार्मिंग वायरस तो नहीं हिमाचल प्रदेश में? अभी क्या स्टेटस है, कौन सा वायरस है? जो WGS सैंपल्स स्टेटस है उसके अनुसार हमने लगभग 381 सैंपल भेजे हैं। 328 की रिपोर्ट आनी है, 33 की आ गई है और कुछ वेरिएंट आए हैं, लेकिन वो थ्रेटफुल अगर हम कहें जो XBB 1.16 है वो अभी तक डिटेक्ट नहीं है। और तो कह सकते हैं कि अभी ऐसा पैनिक वाला कोई सिचुएशन नहीं है। पिछले दिनों बात आई थी कि वैक्सीनेशन की भी शॉर्टेज है, तो क्या क्या डिमांड्स हमने केंद्र की तरफ से की है वैक्सीनेशन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन वगैरह इन सब चीज़ों की तमाम सुविधाएं हैं। इसमें जैसे 7 तारीख को माननीय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने सभी स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कि लगभग 25 जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सभी स्टेट्स के वो जुड़े थे, हेल्थ सेक्रेटरीज जुड़े थे। तो इसमें हमारी ओर से जो हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी जुड़े थे। तो 7 तारीख को जो VCUs के माध्यम से डिटेल्ड पूरे इंडिया के लेवल पे एनालिसिस हुआ है, तो वहाँ पर भी जो कंसर्न है वही था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को चेक करें, जो कि हम मॉक ड्रिल कर ही रहे हैं। और लगभग 314 कर दिए, तो मुझे लगता है 7-100 तक तो जितनी भी फैसिलिटी है आज हम गैप एनालिसिस कर देंगे। हेल्थ की ओर से जो एडवाइजरी है उसमें है कि जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है भीड़ भाड़ जहाँ पर ज़्यादा रहती है, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म वो करें, और जो हमारे एल्डरली है खासकर जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर है, तो और जो कोमॉर्बिडिटी के जो पेशेंट रहते उनको, यानी कि ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका थोड़ा और गंभीरता से पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी गंभीर स्थिति नहीं है और कोई ऐसा वायरस डिटेक्ट अभी तक नहीं हो पाया हो जो अलार्मिंग सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में हो। फिलहाल ट्रायल सभी अस्पतालों में जारी है, स्वास्थ्य संस्थानों में जारी है और आज ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर अस्पतालों की सही स्थिति भी प्रदेश सरकार के सामने आ जाएगी कि कितनी कमी है और कहाँ किस प्रकार से कमियों को दूर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18।